दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आप लोगों को पिछले दो तीन दिनों से एक न्यूज़ बहुत बैफल कर रही होगी, बहुत आश्चर्यचकित कर रही होगी कि ये जो हमारे आज के जो जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने राज्यसभा इलेक्शन के दौरान राज्यसभा में एक एफिडेविट दिया है जिसमें उनकी नेट वर्थ आ रही है मोर देन 2500 करोड़। ठीक है, इनकी एसेट्स इतनी उन्होंने दिखाई है, अराउंड 2800 करोड़ की एसेट दिखाई हैं। तो सबको सबको लगने लगा है कि इतना ज़्यादा कोई पैसा वकील कैसे कमा सकता है, कोई इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ऐसा क्या करते होंगे ये कि इतनी ज़्यादा इन्होंने अपनी संपत्ति बना ली है। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल एंड हाउ दिस मैन कैन अर्न सो मच ऑफ मनी। चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डीप जाते हैं और देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन एंड हाउ कैन ही अर्न सो मच ऑफ मनी। ठीक है, थोड़ा सा इसे एज अ लेमैन भी और एज अ यंग बडिंग लॉयर भी, और जो ऑलरेडी लॉयर प्रोफेशन में हैं, लॉ प्रोफेशन में हैं, वो भी तरह जो दिल्ली से बाहर के हैं या जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से नहीं देखा है, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से नहीं देखा है, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनका इंडिविजुअल टैलेंट और ये जैसे प्लेस थे एक जगह पे, क्या किस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, डॉक्टर सिंघवी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ही इज़ हैविंग अ मेजर सुप्रीम कोर्ट लीगल प्रैक्टिस, अ लॉन्ग पार्लियामेंट्री करियर। ही हैज़ बीन एमपी बहुत दिनों से हैं, कई टर्म पूरा कर चुके हैं। और अभी 2026 में अभी इन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान एक एफिडेविट दिया जिसमें उनकी एसेट थी मोर देन 2500 करोड़, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये एक डिबेट भी क्रिएट करता है कि लॉयर्स, टॉप सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कितना पैसा कमा लेते हैं, मजाक है क्या। हाँ, जैसे कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कोई कोई गलत धंधे से कमा रहे हैं क्या। देखिए, ये गवर्नमेंट लॉयर नहीं है, ये सरकारी नौकरी में नहीं है, ही इज़ इनटू टोटल प्राइवेट प्रैक्टिस। तो इतना कैसे पैसा कमा लिया है। हाँ, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनका लॉन्ग करियर के बारे में देखते हैं। देखिए, अर्ली लाइफ इनकी कैसी थी। इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1959 में जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, इनके फादर थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। ठीक है, जो भी नॉन जूरिस्ट थे, ये एम्बेसडर भी थे, सॉरी हाई कमिश्नर थे यूके में। ठीक है, और ये भी एक्चुअली लॉयर ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना पब्लिक लाइफ में इन्होंने पॉलिटिक्स में आ गए, फिर ये हाई कमिश्नर भी बने। और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, डिप्लोमेसी और पब्लिक लाइफ इनकी काफ़ी, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड पर्सन। इनकी तो हिंदी भी इतनी अच्छी होती थी, इंग्लिश भी इतनी अच्छी होती, जैसे नहीं पुराने जो लोग होते थे उनकी भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शुद्ध होती थी। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। उन्हीं के बेटे थे ये एल.एम. सिंह, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। देखिए, फादर भी डॉक्टर थे, डॉक्टर नॉट ऑफ दैट डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर। और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी भी ही इज़ ऑल्सो पीएचडी डॉक्टर। देखते हैं हमने उन्होंने पीएचडी कहाँ से करी थी। देखिए, एकेडमिक एक्सीलेंस देखिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स। उसके पहले भी बता दूं, उन्होंने इसमें यहाँ नहीं लिखा है, वो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से थे, जो जैसे आप लोगों को नहीं पता गोल मार्केट के पास है। ठीक है, वहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की थी और वहीं से, इसी स्कूल से अब हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी वहीं से पढ़े थे, है ना। सेंट स्टीफन से उन्होंने बीए ऑनर्स किया, फिर डॉक्टरेट की ट्रिनिटी कॉलेज से, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। ठीक है, इनकी डॉक्टरल रिसर्च थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में। ठीक है, कैम्ब्रिज डॉक्टरेट। ठीक है, और his academic grounding later become visible in his structure and precedent based courtroom arguments। ये भी हम लोग जिन्होंने इनकी आर्ग्यूमेंट्स देखी है, देखिए ही डजंट रिपीट, किसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। और इनके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे लगता है कि सुनने वाले के जजेस के मन में पियर्स कर जाता है। अगर जो पीछे लॉयर बैठा है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं, आजकल तो यूट्यूब पे भी हमने देखने लगे हैं, इनकी जो आर्ग्यूमेंट होती है वो एकदम प्रिसाइज,
क्रिस्टल क्लियर, जैसे लगता है, जैसे कहते हैं ना कि एकदम धुएं को हटा के बिल्कुल आकाश सीधा क्लियर दिखने लगता है। ये मेरे कहने से आप मत मानिए, आप इनकी यूट्यूब में जाके आर्गुमेंट सुनिए तो आपको पता लगेगा कि ही इज़ दैट प्रिसाइज। एंट्री इनटू लीगल प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ इन यूके, ये वापस आ गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की और शुरुआती लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लिटिगेशन, रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स, पब्लिक लॉ मैटर्स, है ना, ये सारे मैटर किए और फिर धीरे से थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। मतलब वो फिर किसी के जूनियर नहीं थे, खुद से अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी। और अब वो देखिए, हमने देखा ना इनका जन्म 59 में हुआ था। ये सीनियर एडवोकेट भी डेजिग्नेट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और फिर ये ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट हुए थे VP सिंह गवर्नमेंट में। अगर आपको याद हो, VP सिंह की गवर्नमेंट में ये सीनियर एडवोकेट भी ASG भी डेजिग्नेट हो गए थे। और पता है ये सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट में क्या अंतर है? सीनियर एडवोकेट उसी को बनाया जाता है जिसका एक एक्सेप्शनल लीगल एबिलिटी होती है, और सीनियर एडवोकेट पहले, अब तो एप्लीकेशन इनवाइटेड होती है, पहले कोर्ट बनाती थी, तो इनको भी कोर्ट ने बनाया, इन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया सीनियर एडवोकेट के लिए। देखिए सीनियर एडवोकेट का जो गाउन होता है और कोट होता है वो भी अलग तरीके का होता है, ठीक है। उसमें जो फ्लैप होता है वो वैसे लगा रहता है, इस तरह का होता है। जो नॉर्मल एडवोकेट होते हैं उनका ऐसे होता है, पीछे फ्लैप होता है। उस फ्लैप का मतलब होता है कि आप क्लाइंट से पैसे की उम्मीद मत करो, जो मिले वो आप पीछे डाले, उसको आप रख लो, तो ये होता है। हाँ, फिर ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बने 98 से 2001, ठीक है। तो उस समय उनकी उम्र क्या होगी? उस समय 59 के थे, तो एट द एज ऑफ 39 ही बिकेम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए ये भी टैलेंट होता है। हाँ, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो आज की तारीख में सॉलिसिटर जो अपने हमारे मिस्टर तुषार मेहता है, वो किस एज में बने होंगे? वो एट द एज ऑफ 55 बने होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये 39 में ही बन गए थे। और ASG मतलब वो गवर्नमेंट का पक्ष सुप्रीम कोर्ट को रखता है या हाई कोर्ट में रखते हैं, ठीक है। और 98 में ये इनका सक्सेस बता रहा हूँ, 1997 में ये सीनियर एडवोकेट भी बन गए थे सुप्रीम कोर्ट से, और विदाउट एप्लीकेशन, कोर्ट ने इन्हें खुद बनाया था। इनकी डाइवर्स प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, सिविल डिस्प्यूट्स, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। आपको मैं बताऊं, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो 2016 में आया है, ठीक है। अब जो भी लिटिगेशंस IBC की मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, उसमें ये रहते ही रहते हैं किसी वन ऑफ द पार्टीज के लिए। ही इज़ देयर ओनली, नेम द बिगेस्ट लिटिगेशन ऑफ द कंट्री एंड ही इज़ देयर। सुप्रीम कोर्ट के जो भी बड़े केसेस होते हैं वो ही इज़ देयर इन द फॉर वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज़ नेवर बीन अ क्रिमिनल लॉयर। लेकिन ये जब से ED ने अपना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना, जिसे कहते हैं कि अपना वो अपना जो रौद्र रूप दिखाया है, हाँ, जो उनका जो स्वीपिंग इन्वेस्टिगेशन होता है और स्वीपिंग अरेस्ट होती है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर को अरेस्ट करते हुए ED के केसेस में फिर ये धीरे धीरे आए, ठीक है। ED के केसेस में मोस्टली ही हैज़ नेवर बीन अ क्रिमिनल लॉयर, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे इनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि ये ED के केसेस में भी इनको जो क्रिमिनल लॉयर है वो इनको लीड लॉयर रखते हैं, ताकि कोर्ट को क्रिमिनल लिटिगेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन को अच्छे से बता पाए, हाँ, अच्छे से समझा पाए। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बेल हो सुप्रीम कोर्ट में, मनीष सिसोदिया जी की हो, संजय सिंह की हो, ठीक है, कोई भी बड़ा केस हो, हाँ, उद्धव ठाकरे का केस हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का केस हो, हाँ, कोई भी बड़ा, अभी जो इस केस में गुलशिवा फातिमा जो केस था, इसमें उमर खालिद की बेल वाले मैटर में, उसमें उन्होंने उनके लिए अपीयर हुए थे गुलशिवा फातिमा, और उनसे मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता उन्होंने फीस ली होगी, क्योंकि वो इनकी फीस तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती, वो तो लेडी जेल में थी। सो दैट काइंड ऑफ टैलेंट दिस मैन इज हैविंग।
और उसके बाद देखिए टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी लिटिगेशन, इसमें मैं आपको बताऊं, ये टेलीकॉम की लिटिगेशन जब करते थे तो एनडीए गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस लड़ते थे, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केसेस लड़ते थे, और यूनियन ऑफ इंडिया तो कांग्रेस की थी। तो इनका प्रोफेशनलिज्म ऐसा है कि ये अपनी पॉलिटिकल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे। प्राइवेट पार्टीज़ के लिए केस कर रहे हैं अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, और यूनियन ऑफ इंडिया कौन है? कांग्रेस, और कांग्रेस के ये खुद भी मेंबर हैं। फिर भी ये लड़ते थे, और किसी ने इनके ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की थी लोगों ने, लेकिन इनका इतना बैलेंस व्यू था, इतना बैलेंस अप्रोच था कि ये सारी बातें पीछे हो गई। पॉलिटिकल करियर देखिए, राज्यसभा मेंबर थे 2006 से 12, 2012 से 18 से 24, फिर 24 से ये तेलंगाना से हैं अभी, और ये नेशनल स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस पार्टी के, अभी भी हैं, आप टीवी में देखते ही होंगे। पार्लियामेंट्री कंट्रीब्यूशंस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बीच में ये पिच करते थे डिबेट को, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, बिकॉज इनका माइंड ऐसा है कि इतना लीगल नॉलेज है। और ये कमेटी को भी हेड करते थे, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को, कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एक्सटर्नल अफेयर्स, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को, पार्लियामेंट्री कमेटी को भी इन्होंने चेयर किया है और मेंबर भी रहे हैं। ये 2018 में ये हार भी गए थे राज्यसभा का इलेक्शन, राजस्थान से लड़े थे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई थी और बीजेपी के कैंडिडेट थे भूपेंद्र यादव जी जीत गए थे, लेकिन ये फिर भी उसके बाद भी ये कहीं दूसरी जगह से आ गए। फिर ये 2018 में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आए। अच्छा देखिए, इतना सक्सेसफुल करियर होता है तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। एक कंट्रोवर्सी 2012 में हुई थी जब इनकी एक वीडियो क्लिप अलॉन्ग विद फीमेल वो वायरल हो गई थी, और उसके बाद थोड़ा सा इनकी रेपुटेशन में डेंट भी लगा, और उस समय इन्होंने जो चेयरमैन थे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस से, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था मॉरल ग्राउंड पे। लेकिन वो जब सीडी का दौर चल रहा था तो आप उस समय जो प्रोफेशन में हैं वो लोग बताते हैं कि इन्होंने एक दिन भी कोर्ट जाना नहीं छोड़ा, ये काम पे काम करते रहे, बिल्कुल भी ये पब्लिक लाइफ से दूर चले गए, लेकिन ये कोर्ट में ज़रूर आते थे, अपने केसेस को करते थे, ठीक है। और वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि लो टाइम था, लेकिन इन्होंने अपने आप को निराश नहीं होने दिया, और अब आगे बढ़ते गए। कंट्रोवर्सी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इन्होंने डेंट नहीं लगने दिया। देखिए, ये किसके लिए अपीयर होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, शिवसेना के लिए, टीएमसी के लिए, अभी बंगाल गवर्नमेंट के लिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए कितनी बार, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए अपीयर होते हैं ये, मतलब किसी भी, ये इनकी बुक है फ्रॉम द ट्रेंचेस, ये इन्होंने पेन डाउन की है ये बुक। ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है ये वो बहुत यूनिक है। किसी भी बड़े मुकदमे में, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, कॉर्पोरेट रेगुलेशन, आईपीआर के केसेस में भी, ये नोवातिस के केस में भी थे, हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े केसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। माइकस क्यूरी भी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी बहुत केसेस में बने हैं ये। आपको याद हो, आप लोगों ने डीके बसु का केस सुना है होगा, जिसमें अरेस्ट गाइडलाइंस भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें इनको जजेस, उस समय तो यंग लॉयर थे, उन सुप्रीम कोर्ट ने इनको, तब ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे, जजेस ने इनको बुलाया कि आप इस केस में हमारी मदद करिए, डीके बसु के केस में, आप अगर इस पर रिसर्च करें तो। अभी इन्होंने जो राज्यसभा में एफिडेविट डाला है उसमें इन्होंने अपनी एसेट 2558 करोड़ दिखाई है। तो आप देख रहे हैं कितना पैसा कमाते हैं। एक्सटेंटिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, हाई वैल्यू रियल एस्टेट, आर्ट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के बारे में अपना बताया है। तो लोगों को लग रहा है कि अब इतना पैसा कमा रहे हैं, वेल्थ अमंग्स टॉप लॉयर्स, ये तो इनका डिक्लेयर हो गया है, औरों के पास भी बहुत पैसे होंगे। तो इन्होंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 374 करोड़, 23-24 में 333 करोड़, 2022-23 में 359 करोड़, 359 करोड़, ठीक है। इतना इनका पैसा इन्होंने कमाया है।
इनका एसेट कंपोजिशन ये था, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एटसेट्रा। ये दिखाता है कि टॉप लॉयर्स, एलीट लीगल प्रोफेशन एलीट है, और उसमें फ़ीस भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो अंबानी और अदानी के लिए जो अपीयर होगा उनकी फ़ीस तो ज़्यादा होगी, ये तो फ़ीस की बात अलग है। आप इनका ना एकेडमिक एक्सेलेंस देखिए, लीगल जो एडवोकेसी है वो भी बहुत है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट से इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। और एक चीज़ और इनका वो देखिए, इंटरकनेक्शन देखिए, लॉ, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ में सारे काम। ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियाँ देती है, हाँ, लेकिन कांग्रेस के वो ये मेंबर हैं, लेकिन इनका केस लड़ते हैं और विश्वास है। तो प्रोफेशनलिज्म देखिए ना, प्रोफेशनलिज्म कितना हाई लेवल का है कि मेरे को किसी की हेल्प करनी है तो करनी है। लोग सोचते हैं ना, अरे पैसा लेके किया होगा। आप पैसा लेके एफिशिएंसी दिखा दो, पैसा लेके नॉलेज नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। हम अपने मम्मी पापा को तो कन्विंस नहीं कर पाते कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। जज को कैसे कन्विंस, जज तो हमसे ना कन्विंस होने के लिए ही बैठे हैं। जजेस लॉयर से ना कन्विंस होने के लिए ही बैठे हैं। आप किसी मैजिस्ट्रेट को भी कन्विंस करोगे तो जिसे कहते हैं ना कि नानी याद आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जज होता है, आप कितना भी समझा लो, वो नहीं समझना होगा तो नहीं समझेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखा दो, लॉ ये कहता है, वो कहता है, वो कहता होगा, मैं वही कहूँगा जो मेरा मन कहेगा। ऐसे होता है। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अपने अपने नर्व्स को उस तरह से मैनेज करना, जज की क्वेरीज को सुनना, फिर उसे सेटिस्फाई करना, उसे अपने लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस करना, ये इजी बात नहीं है, बहुत टफ बात है। देखिए, और मैं ना सिंघवी साहब की और भी कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, अरुण जेटली साहब थे, अरुण जेटली बीजेपी के मेंबर थे, हाँ। अरुण जेटली और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और आप याद करिए, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, जब अरुण जेटली जी की श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें सारे बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े लोग आए थे। और कांग्रेस की तरफ से कौन आया था? ये आए थे। और ये सिर्फ उस सभा में नहीं आए थे, स्टेज में आए थे, और स्टेज में इन्होंने भाषण भी दिया था। ठीक है, ये देखिए, अक्रॉस द पार्टी लाइंस। हाँ, वैसे जेटली साहब की भी पर्सनालिटी ऐसी थी, अक्रॉस द पार्टी लाइंस, लेकिन जेटली साहब का लेवल थोड़ा सा दूसरा था। इनका कोई छोटे नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक आजकल तो जैसे कुत्ता बिल्ली का खेल है ना, कांग्रेस और बीजेपी का पब्लिक में, लेकिन और दिखता भी है पार्लियामेंट में। देखो, दोनों एक दूसरे को फ्रेंडली लॉज नहीं देखते, एक जैसे ना लुक्ड अपॉन। खासकर भाजपा वाले तो कांग्रेस को जैसे लगता है कि एकदम ही नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन फिर भी इनको बुलाया गया। और स्पीच वो सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इनका आप छोटा सा ही, आप इनका यूट्यूब में फेडरलिज्म का लेक्चर देख लीजिए, किसी वेबिनार में बोल रहे थे। आपका फेडरलिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। फिस्कल फेडरलिज्म, पॉलिटिकल फेडरलिज्म, कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और ये आप जैसे कहते हैं ना, इनके बस इनके रोज ये इनके पीछे पीछे ही चलते रहो, इनके ऑफिस को ना भी ज्वाइन करो, इनके पीछे पीछे ही जाके इनकी आर्ग्यूमेंट सुनते रहो, यू विल बिकम अ गुड लॉयर। एंड यंग लॉयर्स, आप यूट्यूब में इनको सर्च मार लो, जो भी इनके आर्ग्यूमेंट करते हुए वीडियोस दिखे यूट्यूब पे आप देखो, यू विल गेट टू नो लॉट मैनी थिंग्स। इंटरप्रिटेशन है, माइंड बहुत वो है, लेबर है, नर्व्स बहुत है। इतने दिन हो गए, मैंने इनको कभी भी ऐसे नहीं देखा कि ऑपोजिट लॉयर को जिसे कहते हैं ना स्नब किया हो, या उसके बारे में कुछ गलत सलत कहा हो। जजेस से कॉन्फ्रंटेशन लिया हो, जजेस से कॉन्फ्रंटेशन नहीं लिया। जजेस ने इनको कभी भी इधर उधर भले ही शायद बोल दिया हो, लेकिन ही दिस मैन इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू इग्नोर एंड कंटिन्यू टू द पॉइंट। तो देख रहे हो ना, ये सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, नॉलेज के साथ आपको नर्व्स भी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ। देखिए, आज की कोई भी भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी हो, वो इनको हायर करती है।
चाहे टीएमसी हो गई, चाहे साउथ की वो के कविता की पार्टी हो गई, उनकी भी बेल इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट से करवाई थी, आप हो गई, शिवसेना हो गई, हाँ, कोई भी हो इनको हायर करता है, हाँ। ये तो दिस इज ये अंबानी लोग हो गए, वो भी इनको हायर करते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने कभी एडमिट किया था कि अंबानी के रिटेनर है, शायद रिटेनर मतलब टू बी, ये उनके अगेंस्ट केस नहीं लड़ेंगे और उसका ये फीस चार्ज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेट्स। पॉलिटिकल सर्कल में भी उतने ही पॉपुलर हैं, बिजनेस सर्कल में भी उतने ही पॉपुलर हैं, एकेडमिक सर्कल में ही इतने पॉपुलर। जिंदल के जितने भी अभी देखो कितने लॉ कॉलेजेस अपने सेमिनार में इनको बुलाते हैं, एंड ही गोज देयर। और एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड भी है, प्रोफेशनल बेंट ऑफ माइंड भी है, एंड पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड भी है। देखिए तो अगर इतना टैलेंट होगा एक आदमी में तो वो 2500 करोड़ क्या, वो 25,000 करोड़ कमा ले। क्योंकि आप देख रहे हो कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल की सभी को ज़रूरत है। स्टेक्स कितने इन्वॉल्व रहते हैं। किसी को जेल से बचना है, किसी को अपने हज़ारों करोड़ रुपए बचाने हैं, किसी को अपना पेटेंट बचाना है, किसी को अपना लाइसेंस बचाना है, किसी को अपनी सरकार बचानी है, एंड ही इज़ देयर इन एवरी मैटर। सो मेरे हिसाब से जो हाइप हो रहा है ना, 2500 करोड़ इनका वो है। लोग 2500 करोड़ की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत को नहीं देख रहे हैं। इनकी इनकी जैसे कहते हैं ना तपस्या। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे शब्दों पे मत जाइए, आप इनको थोड़ा सा रिसर्च करिए, खुद यूट्यूब पे जाके देखिए, और आप जो भी थोड़ा भी लॉ की समझ रखते हैं आप इनकी बातों को सुनिए। आपको आपको जिसे लगेगा ना अहंकार, अहंकार आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आप छोटी सी और मैं इनके बारे में, जैसे कॉरिडोर्स में बात होती है कि फ़ीस के बड़े पक्के हैं। इन्होंने जो फ़ीस तय की है वो फ़ीस इन्हें जब तक नहीं मिलती है तो ही गेट्स परटर्ब्ड। तो मैं इसको ऐसे लूँगा कि अगर मेरी कीमत है 10 रुपये और मुझे कोई 1 रुपये दे 10 रुपये का वादा करके, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनत की कीमत होती है। अगर मैंने किसी केस को मैंने कहा कि मैं फ्री लड़ूंगा, उसके लिए मैं पैसे मांग रहा हूँ, तो कोई मुझसे नाराज़ हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं 10 रुपये लूँगा तो मैं आपसे 10 रुपये एक्सपेक्ट करूँगा। और आप जो भी किसी भी फील्ड में हो, जो बिजनेस कर रहा हो, ट्रेडिंग कर रहा हो, लॉयर हो, ठीक है, उसको पता है कि कभी कभी लोग धोखा दे देते हैं, वादा करके पैसे नहीं देते हैं। इसलिए जिसको पैसे नहीं मिलते वो परटर्ब भी होता है, वो नाराज़ भी होता है, वो एंशियस भी होता है। तो ये मेरा एक कोशिश थी कि इन सिंघवी साहब के बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि जो लेमैन है वो देख सके, समझ सके कि बहुत सालों की तपस्या है, बहुत सालों की मेहनत है और कंटिन्यूअस मेहनत है। ही इज़ अराउंड 67 नाउ। अब इनको बॉडी देखो, थोड़ा सा जैसे लगता है कि स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा वो है, कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी ही इज़ डूइंग हिज बिट। ठीक है, तो मैं 250 करोड़ पे तो मैं बहुत ज़्यादा परटर्ब नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी जो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनको इतना, ये इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग वो, ये इनसे इसमें अगर आप ये इसको आप अगर 10,000 करोड़ भी कर दो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं लगेगा, बिकॉज ही इज़ डूइंग मैटर विच आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस। तो आई बिलीव कि दोस्तों ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा सा कभी कभी इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करने से बहुत कुछ जो बातें सबको नहीं पता लगती वो सभी को पता लग जाती हैं, रेंज बढ़ जाता है यूट्यूब के थ्रू डिस्कशन करने का। और मैं आपसे ये नहीं करूँगा कि आप मेरी बात को मानें, आप इसे खुद रिसर्च करें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो सही था या गलत था। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।